कुंडली और ज्योतिष विज्ञान आखिर चीज का है, धर्म है या विज्ञान है? एक ही समय में लाखों लोग जन्म लेते हैं दुनिया में, हजारों तो लेते ही होंगे एक ही समय। बिल्कुल ठीक। तो क्या उन सब के ग्रह एक से होते हैं जीवन के अंतिम समय तक? हम यहाँ बैठे हैं, ग्रह बहुत अनंत आकाश में हैं, कैसे असर करते हैं? ज्योतिष या कुंडली की किसी के जीवन को बदलने में, किसी के जीवन को बेहतर करने में, या उसकी समस्याओं को रोकने में, या किसी की समस्याओं को बढ़ाने में, ये कैसे संभावना है? आज के दौर में बहुत जगह, अलग अलग जगह पे भविष्य बताने वाले लोग हैं, कहीं दरबार हैं, कहीं पर्चे हैं, कहीं और भी अलग अलग धार्मिक स्थान। इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई संपर्क नहीं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। चाहे देश हो या दुनिया हो, हम पृथ्वी ग्रह पे रह रहे हैं, और ग्रहों में केवल पृथ्वी अकेला नहीं है, बल्कि और भी ग्रह हैं, और ग्रहों की चाल ज्योतिष के जरिए बताई जा सकत है, पतो लगाई जा सकत है। और जब बात भारत तो निश्चित तौर पे मतलब अनादिकाल से बताई रहो है, दुनिया के लगभग हर देश में की मान्यता है। और ये ज्योतिषीय, खगोलीय, ग्रहों की गणना और उनकी चाल को लेके भारत में सबसे ज़्यादा काम भाव, और ज्योतिष एक विज्ञान के तौर पे विकसित भाव। और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं को के हम हाथ देख के, हाथों की रेखा से हम आपको भूत भविष्य वर्तमान बता सकत, को आपके अंगूठा देख के, को माथा देख के, और कोई कुंडली देख के। लेकिन कुंडली पे विश्वास लगभग हर भारतीय को है, और कुंडली और ज्योतिष के यही ज्ञान विज्ञान की तह तक जावे के लाने हमारे संगे आज हम विशेष तौर पे बुंदेली बौछार के स्टूडियो में हैं संत कुमार त्रिपाठी जी, जो बड़े ज्योतिष विज्ञानी, हम तो ज्योतिष को विज्ञानी मानते हैं, तो ज्योतिष विज्ञानी के तौर पे हम उनसे बात करें। और वे लंबे समय से मध्य प्रदेश देश के कई बड़े बड़े लोगन की भी कुंडली को विश्लेषण करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, और खुद अपने आप में कुंडली के बड़े जानकार हैं जितनों हम समझते हैं। और इसे आगे हम समझते नहीं हैं कुंडली के बारे में, सो सीधे उन्हीं से बात करें, उन्हीं से चर्चा करें ज्योतिष विज्ञान के बारे में, कुंडली के बारे में। और आज के दौर में जब लोग बहुत तेजी से अपनों भूत भविष्य वर्तमान जानने के लाने अलग अलग जगहों पर जा रहे, ऐसे दौर में कुंडली और ज्योतिष विज्ञान की का उपयोगिता है, का सत्यता है, इस सब के बारे में चर्चा करने के लाने हमारे संगे संत कुमार त्रिपाठी जी मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब सबसे पहले तो जय के कुंडली और ज्योतिष विज्ञान आखिर चीज का है, धर्म है या विज्ञान है? नहीं, कुंडली और एस्ट्रोलॉजी जिसको हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, वो पूरी तरह से विज्ञान है। भृगु ऋषि से लेकर आज तक की परंपरा में हमारे जितने भी पूर्वज हुए, जितने वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको गणितीय विज्ञान पर देखा है। गणितीय कैलकुलेशन है ये, इसमें कहीं धर्म का दूर दूर तक कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गणितीय विधि पर आधारित है। इसको कैलकुलेट किया गया। हमारे ऋषियों ने अपनी साधनाओं के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, अपनी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ग्रहों की गणना की। कई हजारों साल पहले उन्होंने बता दिया कि 9 ग्रह हैं, इनका क्या महत्व है, इनका कितनी डिग्री पर हैं। तो यदि किसी व्यक्ति कुंडली में एक एक ग्रह को हम डिग्री पर देख रहे हैं कि कितनी डिग्री पर है, कहाँ है, एक एक ग्रह का नेचर देख रहे हैं कि सूर्य का क्या नेचर है, मंगल का क्या नेचर है, बुध का क्या नेचर है, निश्चित तौर पर ये पूरी तरह गणितीय है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसमें दूर दूर तक कहीं कोई धर्म नहीं है, कोई इस तरह का शास्त्र नहीं है जिसको कि अपने तरह से बना लिया गया हो। ये पूरी तरह से एक विज्ञान का विकास है, क्रमबद्ध विकास है, और आज पूर्ण विकसित है। ज्योतिष को वेदों की आँख कहा जाता है, जिससे कि हम हर चीज़ को पहचान सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। कुंडली किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है, उसके समय का पूरा ज्ञान है, और उसके भविष्य की पूरी गणना है। आज हम कुंडली के बिना यदि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम पाते हैं कि व्यक्ति उलझा रह जाता है। यदि कोई भ्रमित है जीवन में, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी का बुरा समय चल रहा है, ये सारी गणना हम कुंडली से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पूर्ण विकसित विज्ञान है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक धर्म का लेश मात्र नहीं है, ये पूर्णतः विज्ञान है। लेकिन विज्ञान है तो विज्ञान तो जो पढ़ाई लिखाई वाले लोग आमतौर पे कहते हैं कि कोई किसी का जीवन बदल नहीं सकता, कोई किसी के जीवन में अच्छा बुरा कर नहीं सकता, सब कुछ नियत है, ये तो लगभग सब मानते हैं, या फिर अपने कर्मों का फल है। तो ऐसी स्थिति में
ज्योतिष या कुंडली की किसी के जीवन को बदलने में, किसी के जीवन को बेहतर करने में, या उसकी समस्याओं को रोकने में, या किसी की समस्याओं को बढ़ाने में, ये कैसे संभावना है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करती है। आप ये कहते हैं कि सब कुछ फिक्स है, बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? आज से प्राचीन समय में एक एक व्यक्ति के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, और तब एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करती थी कि साहब आपके 6 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। आज 1 बच्चा है, 2 बच्चा है। तो ऐसा तो नहीं कि पूरी एस्ट्रोलॉजी चेंज हो गई। पहले मछुआरे मारे जाते थे, अब मौसम विज्ञान जो अपनी जानकारी देता है उससे मछुआरे बच जाते हैं। जापान रिंग ऑफ फायर पे बैठा हुआ है, उसके रोजाना भूकंप आते हैं। भूकंप रोक नहीं सकता, वो भूकंप आते हैं, लेकिन कोई जनहानि नहीं होती, कोई धनहानि नहीं होती। उनके भूकंप कभी आपको सूचना में, उसमें भी लाइट में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने जानकारी विकसित की है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी जानकारी है जो समय से पहले आपको जानकारी देती है कि अब आपके साथ ऐसा होने वाला है, और यदि आपका जानकारी है तो आप सुरक्षित हैं। जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आपको मालूम है कि भैया हमारी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में बैठा हुआ है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप उस तरह की दिनचर्या अपनाइए ना। आप उस तरह का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि आपको फिर बीपी हो, हार्ट अटैक हो, सब कुछ हो। सावधानी जरूरी है। चीज़ों की गणना क्यों की गई? आज 8 करोड़ की एमआरआई मशीन बनाई गई, सब क्यों? प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो डायग्नोसिस बनाई इसलिए है कि आप सुरक्षित हो सकें। नहीं तो हमारे वैज्ञानिक पागल तो नहीं थे कि इतना बड़ा साइंस खोजते, इतनी बड़ी करते और बाद में कह देते भैया हम बता सकते हैं, इसके बाद हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जब भी किसी चीज़ की खोज होती है तो बचाव के लिए ही होती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप समय से पहले जानकारी ले लेंगे तो निश्चित तौर पर आप बच जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप पहले से ही सावधान हो सकते हैं, पहले से ही सावधानी बरत सकते हैं, और उस जानकारी के आधार पर आप अपने जीवन को निश्चित तौर पर ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बच सकते, पूरी तरह सावधान हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी विरोधाभासी बात लोगों को समझ में आती है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना कुंडली में लिखी है, और आपने या कुंडली के जरिए या ज्योतिष के जरिए बता दिया कि ये दुर्घटना लिखी है, ठीक है। अब वो दुर्घटना तो लिखी है, तो अगर उसमें सुधार हो गया तो फिर लिखी गलत थी, या सुधार नहीं हुआ तो फिर हमारा कोई मतलब उसका लाभ नहीं हुआ। तो ये विरोधाभास कैसे दूर करें? नहीं, ऐसा है कि आपने दुर्घटना की बात की। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में 6, 8, 12 में मंगल बैठा हुआ है, यानी उसकी कुंडली में दुर्घटना का योग है। जब कभी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में राहु आएगा, स्पेशली मंगल के साथ राहु आएगा, शनि के साथ मंगल आएगा, केतु के साथ मंगल आएगा, तो ये दुर्घटना योग बनते हैं, तो उसकी दुर्घटना होगी। ऐसा एस्ट्रोलॉजी बताती है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेट कर सकती है। अब आपने कहा कि दुर्घटना नहीं होगी या होगी, तो देखिए, यदि आप अनजान हैं अपनी दुर्घटना योग से, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर 120 की स्पीड से जाएंगे। और एक बात तय है कि यदि आप 120 की स्पीड से जाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। यदि आप 80 की स्पीड से जाते हैं तो 20% कम हो जाती है। आप 60 से जाते हो तो दुर्घटना की संभावना और घट जाती है। तो यदि आप सावधानी बरतते हैं अपने ग्रहों के अनुसार तो आप उसको टाल सकते हैं। दुर्घटना होने का जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में योग है, लेकिन हाँ, चूंकि 90% लोग अनजान रहते हैं अपनी दुर्घटना से, तो घटित होती हैं। फिर लोग कहते हैं साहब कोई टाल नहीं सकता, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था लेकिन देखो साहब हो गया। हो इसलिए गया कि आपने सुन तो लिया, योग है, पर सावधानी नहीं बरती। आप गाड़ी वही 120 की स्पीड से भगा रहे थे, आप रात को बिना सोए चल रहे थे। तो ये सारे योग टालने के लिए आपको उस समय के में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको हमने बताया और दुर्घटना योग नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी दुर्घटना योग हो, दुर्घटना योग बन रहा है आपकी कुंडली में और घटित भी होगा। क्यों? क्योंकि आप 95% लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। आप एक बताइए, मैं आपसे कहता हूँ, रोड पर साइन बोर्ड लगे होते हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, रोड पर लिखा होता है कि यहाँ तीव्र मोड़ है, यहाँ बच के जाइए। क्यों लगाते हैं? इसलिए ना कि लोग यहाँ बच सकें। पर कितने लोग उस साइन बोर्ड को पढ़ के स्पीड कम करते हैं? मुझे लगता कोई नहीं करता। साइन बोर्ड लगे हुए इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो बताए कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, यहाँ तीव्र मोड़ है, यहाँ दुर्घटना की पूरी संभावना है। वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप स्पीड कम कर लोगे, निश्चित तौर पर दुर्घटना नहीं होगी। यही एस्ट्रोलॉजी है। वो आपको साइन बोर्ड लगा के दे रही है कि भैया इस जगह आपकी गाड़ी स्लो कर लो, यहाँ आप सावधान हो जाओ, यहाँ आपको बचना है। अब आप नहीं करोगे तो क्या करेगा?
ये तो तय है। यदि संभावित क्षेत्र नहीं होता तो गवर्नमेंट बोर्ड क्यों लगाती? यदि बोर्ड लगा दिया मतलब ये तो तय है कि यहाँ दुर्घटना होती है, हो चुकी हैं और आगे भी होगी, तभी तो गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया। पर पढ़ते कितने लोग हैं? कोई नहीं पढ़ता, लगभग कोई इसको पढ़ता ही नहीं है, कोई स्पीड कम करता ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कहा जाता है कि यातायात के नियमों को पालन करता है, जो उन साइड मोड को देखते ही चलता है, आप मानते हैं ये बात की बचत होती है उसकी? तो यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी भी आपके जो जीवन मार्ग है, आपका जो रोड है, उस पर लगे हुए साइन बोर्ड्स हैं कि भैया यहाँ बीमारी है, यहाँ दुर्घटना है, यहाँ आपको धीरे चलना है, यहाँ आपको स्पीड से चलना है। वही तो है, और क्या है? आप सामान्य जीवन में भी वही फॉलो कर रहे हैं। आपके रोड पे लगा होता है कि 80 की स्पीड रखें या 120 की स्पीड रखें। आपको तब पता चलता है जब चालान कट जाता है, भैया आप तो 120 पे चला रहे थे। तो जब आप नॉर्मल लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, चालान होते हैं, वही एस्ट्रोलॉजी के साथ है। एस्ट्रोलॉजी भी संभावित क्षेत्र पर आपको बताती है कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। कभी नहीं कहती कि यहाँ आप मरी जाओगे, वो संभावनाओं की गणना है। दुर्घटना संभावित है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक कहता है कि यहाँ 100% होने की संभावना है, एस्ट्रोलॉजी भी कहती है अब आप बचो। तो यदि ट्रैफिक पुलिस साइन बोर्ड लगा रही है तो एस्ट्रोलॉजी भी तो आपके जीवन मार्ग पर साइन बोर्ड ही लगा रही है। अब वो साइन बोर्ड को पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी की बात है। लेकिन ग्रहों की अगर बात करें, जो नवग्रह और राहु केतु जो है, तो ये ग्रह हमारे जीवन पे कितना असर डालते हैं? ग्रहों का हम मतलब कई बार उसको समझ, जैसे ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, या राहु केतु या मंगल, बुध अपने अपने ग्रह, उन हम यहाँ बैठे हैं, ग्रह बहुत अनंत आकाश में हैं, कैसे असर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब जन्म होता है किसी इंसान का, तो जो ग्रह जहाँ होता है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, वो अपनी अपनी पोजीशंस पे हैं। अब किसी कुंडली में उस समय सूर्य कितनी डिग्री पर है, उसका उतनी रश्मियाँ आपको मिलेंगी। उस समय चंद्रमा किस स्थिति में है, उतनी उसकी रेज आपको मिल पाएंगी। बुध उस समय किस स्थिति में है, उसी रेज। अब जैसे मान लीजिए सूर्य आपका पूरी तरह से ताकत में है, तो आपकी कुंडली कहेगी कि सूर्य उच्च का था, उसकी डिग्री भी बढ़ जाती। यदि ऐसा होगा तो व्यक्ति साहसी होगा, व्यक्ति हिम्मत वाला होगा, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, है ना, उसके अंदर विटामिन डी भरपूर होगा। अब उस समय सूर्य मृत अवस्था में है, डिग्री उसकी ऐसी है कि उसके अंदर पावर ही नहीं है। उस व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य मृत है तो 100% विटामिन डी होगी नहीं, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो सूर्य के जो गुण हैं वो या तो उपस्थित होंगे या अनुपस्थित होंगे। निर्भर इस बात पर करेगा कि सूर्य की उसमें स्थिति क्या है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा आप पर कितना इफेक्ट डाल रहा है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ पागल खाने को मेंटल असाइलम, आपको असाइलम, मेंटल असाइलम कहते हैं उसको, ल्यूनर असाइलम, ल्यूनेटिक असाइलम कहते हैं। ल्यूनेटिक असाइलम का मतलब ल्यूनर से संबंधित है इस्लाम। वो सीधा कहा गया है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है वो इस घर में रहता है। ये मान लिया गया है कि पागल होने के पीछे चंद्रमा ही है, ये हमारा मेडिकल साइंस कहता है, तभी तो उसका नाम ल्यूनेटिक असाइलम रखा है। ज्वार भाटा आता है किसकी वजह से? चंद्रमा की वजह से आता है। जब इतना बड़ा समुद्र चंद्रमा से प्रभावित होता है तो हमारे अंदर क्या है? 72% पानी। तो चंद्रमा से हम पूरी तरह प्रभावित हैं। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा दूषित है, पीड़ित है, या नीच का है, या नीचाभिलाषी है, वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होगा। इसीलिए हमारे यहाँ 99% लोग चंद्रमा खराब की स्थिति में है। हमारे वैज्ञानिकों ने उसका एक बहुत अच्छा हल निकाला। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक बूंद जीवन के लिए पोलियो अभियान चलाया, एक साथ चलाते हैं जिससे सब पर इम्पैक्ट हो। हमारे वैज्ञानिकों ने किया, पूर्णमासी को खीर की व्यवस्था कर दी। पूरा हिंदुस्तान एक साथ पूर्णमासी को, शरद पूर्णिमा को खीर बनाएगा, उसको ऊपर रखेगा चांदनी रात में, और फिर उसको सुबह खाएगी। ये दवाई तो थी हमारी पूर्वजों की। हम क्या चाहते थे कि सभी का चंद्रमा ठीक हो जाए। अब एक दिन में तो ठीक हो नहीं सकता, तो उन्हें एक परंपरा बना दी कि आपको शरद पूर्णिमा की खीर खाना ही खाना है सबको। तो आज बच्चा पैदा हुआ है, वो खाना स्टार्ट करता है, 18 साल में उसका चंद्रमा ठीक। तो ये हमारी व्यवस्थाएं थी कि ग्रहों से जिन्हें जो बीमारियां उनको ठीक कर सके। अब जैसे बुध है, बुध किसी का खराब है तो उसकी नसें खराब हो जाएंगी, उसकी याददाश्त खराब होगी, उसको स्किन डिसीज होगी। क्यों? कि जब उसका जन्म हुआ तो बुध खराब पोजीशन में था। नतीजा हम पन्ना पहनाते हैं, जिससे कि वो रेज जो नहीं मिल पाई बच्चे को, वो सूर्य से वो पन्ना ले ले और उसकी बॉडी में पहुंचा दे। 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो पूरा हो जाए तो स्किन डिसीज रुक जाएगी, नसों की कमजोरी रुक जाएगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन पावर अच्छा हो जाएगा। जो जो बुध की कमजोरियां हैं वो आप पन्ने से ठीक करोगे।
साथ ही में हम फिटकरी यूज़ करने को बोलते हैं, उससे बुद्धि ठीक हो जाएगा। हम कम्युनिकेशन पावर अच्छा करते हैं, हम कहते हैं लिखना स्टार्ट करो, आप लिखो, लिखने से आपका बुद्धि स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखने से मेमोरी अच्छी रहेगी, आप जो लिखोगे वो आपकी मेमोरी शार्प करेगी। बुद्ध कमज़ोर होगा तो आपकी मेमोरी गड़बड़ होगी। आपका गुरु खराब है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। गुरु खराब है, आप गलत संगत में चले जाएंगे, आप गलत लोगों की बातों में आ जाएंगे। जो ग्रह आपके जन्म के समय कमज़ोर है वही चीज़ आप में नहीं है, जो मजबूत है वही चीज़ आपकी है। जन्म के समय आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, राहु मजबूत है, अब आप व्यभिचारी हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी तेज है और आपकी कुंडली में राहु का उस पर इम्पैक्ट आ गया। ऐसे लोग रेपिस्ट बन जाते हैं, गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, यही चीज़ है। आप गुरु और मंगल की युति हो गई तो ऐसा व्यक्ति आपको शिक्षक बनता हुआ मिलेगा। कुंडली के बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि कुंडली आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, आपकी मानसिकता का निर्धारण करती है, और सबसे बड़ी बात ये आपके समय का निर्धारण करती है। किस समय आप क्या करेंगे। हमारे वैज्ञानिक क्या चाहते थे कि जिस दिन बच्चा पैदा हो, नॉर्मली आप देखिएगा कि घरों में बच्चा पैदा होता है, खबर आती है इसके ग्रह दिखलवाइए, इसके ग्रहों को दिखवाइए, कहीं मूल तो नहीं पड़े हैं, कहीं कुछ तो। एक्चुअली अब वो रिड्यूस्ड हो गया है। पहले हमारे यहाँ एक प्रकांड ज्योतिष विज्ञान होते थे, जो वैज्ञानिक होते थे, वो पहले दिन बता देते कि बच्चा ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। उस हिसाब से वो लोग जाते थे पूरे गांव के और समय समय पर उनसे लेते थे। और एक बात और बता दें, पहले हमारे यहाँ गांव के एस्ट्रोलॉजर के पास हर बच्चे का रिकॉर्ड होता था, वो रिकॉर्ड रखते थे और उन गांव वालों को समय समय पर बताते रहते थे। अब मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में शुरू में ही आ गया कि भैया इसका तो सूर्य खराब है, इस पर राहु की दृष्टि है, वो बेटा कभी अपने पिता के साथ तो सही संबंध बना ही सकता। केतु की दृष्टि आ गई तो पिता से। अब ऐसे समय हमारे एस्ट्रोलॉजर्स गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करने से क्या होगा, उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो बदल जाती है। वो हमारे एम्स में जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसने प्रूव कर दिया कि गायत्री मंत्र से व्यक्ति की सोचने की क्षमता बदल जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है। तो वो हम स्टार्ट करवा देते थे। कुल मिलाकर जितने भी ग्रह हमारे जन्म के समय जिस स्थिति में हैं, उनका वही हमारे ऊपर असर पड़ता है, और हमारे आने वाले जीवन में जो समय है वो भी उन ग्रहों की गति से निर्धारित होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो सूर्य का समय अच्छा रहेगा, यदि चंद्रमा अच्छा है तो चंद्रमा का अच्छा रहेगा, मंगल अच्छा है तो मंगल अच्छा है। लोगों के मन में भ्रांतियाँ कि शनि का समय आता है लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। शनि के समय में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों ने बड़ा बड़ा नाम कमाया, बड़े बड़े राजनेता उठ गए। शनि किस तरह की स्थिति में है, राहु किस पोजीशन में है, राहु के समय में लोग अरबपति बन जाते हैं। तो ये ग्रहों की अपनी स्थिति निर्धारित करती है आपकी मानसिकता को, आपके व्यक्तित्व को, आपके समय को और आपके भाग्य को। अब हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें एक प्लस किया, वो ये चाहते थे कि हम पहले से स्टडी करें, जो बुरा हो उसको संभाल लें, जो अच्छा हो उसको और अच्छा कर दें। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी हमारे काम का विषय है। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार। अच्छा, जब बात करें कि आपने कहा कि जन्म के समय के आधार पर ग्रहों को, एक ही समय में लाखों लोग जन्म लेते हैं दुनिया में, हजारों तो लेते ही होंगे एक ही समय। बिल्कुल ठीक। तो क्या उन सब की के ग्रह एक से होते हैं जीवन के अंतिम समय तक, या बीच में बदलाव होता है? अब यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगा। पहले मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि देश, काल और परिस्थिति, इससे ज्योतिष प्रभावित होती है। एक व्यक्ति बहुत शिक्षित है तो उसके एक बच्चा होगा, यदि उसी समय पर जन्मा हुआ व्यक्ति अशिक्षित है, वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा है, उसके 6 बच्चे होंगे। एक व्यक्ति उसी समय में कलेक्टर का बेटा हुआ है, मंत्री का बेटा हुआ है, उसी समय गरीब का हुआ है। तो हर व्यक्ति का भाग्य का निर्धारण देश, काल और परिस्थिति चलता है। एक व्यक्ति की कुंडली उसके पिता के आधार पर भी चलती है। यदि उसकी कुंडली में, ये बात सच है कि वो भी भाग्यशाली तभी होगा जब उसका समय सबका एक साथ अच्छा आएगा, लेकिन वो हो सकता है पैदल से साइकिल पे आ जाएगा, वो मोटरसाइकिल से कार पे आ जाएगा, वो कार से BMW पे आ जाएगा और BMW से हेलीकॉप्टर। समय सबका बदलेगा। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है, यदि वाकई में बहुत स्ट्रांग समय है, बहुत स्ट्रांग समय पे है, उसी समय मंत्री का बेटा है, उसी समय नौकर का बेटा है, तो नौकर के बेटे भी मंत्री बनते देखे हैं आपने। बस फर्क इतना पड़ता है कि समय कितना मजबूत है। यदि समय हल्का है तो भी भाग्य का फल तो मिलेगा। नौकर का बेटा होगा, गरीब का बेटा होगा, वो उस भाग्य के समय में तरक्की अवश्य करेगा, उसका मकान बन जाएगा, उसके घर में पैसा आ जाएगा, वो भी उतनी खुशियां मना रहा होगा
उतना पैसा पाने पर जितना कि हो सकता है किसी एक राजा का बेटा बना रहा हो। खुशियां बराबर होंगी, अनुभव करने का क्षेत्र भी बराबर होगा, और वो भी कहेगा मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसा नहीं है जिसको मोटरसाइकिल मिलती है वो भी उतनी खुशियां मना लेता है जिसको ऑडी मिलती है। तो भाग्य का प्रतिफल दोनों की जगह मिलेगा, पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष फलित होती है। अच्छा, अलग अलग, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि अलग अलग विधाएं हैं। कोई माथे की लकीरों से भाग्य देखता है, कोई हाथों की लकीरों से देखता है, कोई अंगूठे के इसमें निशान पे देखता है, कोई अलग। तो इन सब विधाओं का और कुंडली का आपस में कोई वो है, या ये भी अलग विधाएं हैं, ये भी मेडिकली प्रूफ, मतलब साइंटिफिकली प्रूफ है? देखिए, ऐसा है कि पामिस्ट्री को लेते हैं। पामिस्ट्री पूरी एक्सपीरियंस पे आधारित है। उन्होंने देखा कि 500 में से 400 लोगों की भाग्य रेखा ऐसी थी तो ऐसी हुई। तो ये एक कहना चाहिए आपकी सर्वे पर आधारित चीज़ है, जिसमें आपने देख लिया कि भाई ऐसी लाइन होगी तो ऐसा होगा, ऐसी लाइन होगी तो ऐसा होगा। 500 पर आधारित थे, हमारे लोग करते गए, कैलकुलेशन कहते गए, वो मानते चले गए। उनके भी वैज्ञानिक हैं, उनके भी अपने अच्छे शोध करने वाले हैं, उन्होंने अपने शोध पर बनाया है। पर कोई एक डॉक्यूमेंटल एग्रीमेंट नहीं चलता है कि आपने इतना कैलकुलेट किया फिर एक कैलेंडर बना। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी तो ये देखती है कि सूर्य आपके जन्म के समय कितनी डिग्री पर है, किस हिस्से में है, कहाँ बैठा हुआ है, और उसका समय कब है, और वो कैलेंडर बनाते हैं कि इतनी तारीख को ये समय बदलने वाला है, इस तारीख को ये। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक कैलकुलेटेड रिटन डॉक्यूमेंट है, और ये सभी एक्सपीरियंस पर हैं। जैसे टैरो कार्ड है, वो भी एक्सपीरियंस पर है कि ऐसा आया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा और भी जो जितने भी विज्ञान हैं वो सब हैं, पर टाइम कैलकुलेशन करना बारीकी के साथ, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इतना बारीकी से जो कैलकुलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी में है। यही बात है कि आज हिंदुस्तान के और अमेरिका, रशिया, सब जगह यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं, HODs हैं, एस्टैब्लिश्ड साइंस है ये। हर यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ डीन भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, रिसर्च वर्क चल रहे हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है जो पूरी से स्थापित है, जिसके वैज्ञानिकों को हम जानते हैं, चाहे वो भृग ऋषि हों, चाहे पाराशर हों, चाहे इनके वैज्ञानिक हैं, इनका डेवलपमेंट है हमारे पास। और लाखों किताबें हैं, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे JNU हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो आप, उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, और उसमें आप साइंटिफिकली है। दूसरी एक चीज़ और, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपने यदि साहित्य पूरा पढ़ा, आपको कैलकुलेशन आ गई, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। पर पामिस्ट्री के लिए आपको काफ़ी कुछ अनुमान लगाना पड़ता है, अनुमान आधारित है चीज़, कि आपको केस स्टडी करनी होगी, इस तरह का। तो जैसे मेडिकल साइंस है, आप किताबें पढ़ के सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी वही है। और हम साइंस उसी को मानते हैं जो हर कोई सीख सके। हमारे लिए वही विज्ञान है जो हर व्यक्ति सीख सके, वही विज्ञान है। और जो हर व्यक्ति ना सीख सके या इसको पढ़ने में उसको दिमाग लगाना पड़े, तो वो साइंस नहीं है। मेडिकल में कोई भी लड़का स्टूडेंट एडमिशन लेता है, डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि वो एक व्यवस्थित विज्ञान है, एक सिस्टमेटिक साइंस है, और वो एस्ट्रोलॉजी है। तो मैं पर्सनली, चूँकि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे विषयों में अपने अपने शोधकर्ता हैं, सारे विषयों की अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस की हैं, सब है। पर थोड़ा सा एक चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टमेटिक ऐसा विज्ञान है, हर कोई आसानी से इसको सीख सकता है। इसलिए मैं इसको सरल मानता हूँ कि ये सरल विज्ञान है और व्यवस्थित है। लेकिन आज के दौर में बहुत जगह, अलग अलग जगह पे भविष्य बताने वाले लोग हैं। कोई जो है कहीं दरबार हैं, कहीं पर्चे हैं, कहीं और भी अलग अलग धार्मिक स्थान। इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई संपर्क नहीं, एस्ट्रोलॉजी से कोई संपर्क नहीं है। ये तो इसी तरह से हुआ जैसे कि आप गांव में जाएं और आपको दर्द की बोलें और वो कह दे ये लो गोली खा लो सेरेडोन, ये लो डार्ट ले लो, खा लो, सर दर्द बन जाएगा, आपका सर दर्द बंद हो गया, आप तारीफ़ करने लगेंगे। लेकिन यदि आप MBBS MD डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ऐसी दवाइयाँ नहीं देगा। वो आपको सेफ दवाई देगा। आपसे पहले पूछेगा भैया आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, भैया कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी दवाई से रिएक्ट तो नहीं होता। वो आपको सोच समझ के दवाई देगा। यही फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजर एक साइंस को लेके चलता है, वो प्रॉपर आपके ग्रहों की स्टडी करता है, वो आपको गुमराह नहीं करता, आपको भ्रमित नहीं करता, आपके समय की कैलकुलेशन करके आपके सामने देता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को आपके सामने रखता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये विज्ञान से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जबकि जो और लोग हैं वो ये बताते हैं कि उनकी पावर है, उनकी कैपेसिटी है कि वो ये सब करके दे रहे हैं।
तो ये एस्ट्रोलॉजी विज्ञान को महत्व देता है, इंसान को महत्व नहीं देता। बताने वाला एक टीचर है, लेक्चरर है, शोध करता है, बस यहाँ तक सीमित है, बाकी उसका चमत्कार है। एस्ट्रोलॉजी आपकी पर्सनालिटी को पूरा निकाल देता है, आपकी समस्याओं को निकाल के दे देता है, आपका एक एक टाइम का बारीकी से अध्ययन करता है, आपको एक एक ग्रह का नेचर समझाता है और आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सहायता करता है, पूरी मदद करता है, लाइफ टाइम मदद करता है। ये सब लोग 5 मिनट 10 मिनट आपसे बात करके आपको चमत्कारिक बातों से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास अपनी शक्तियाँ, इनके पास अपने पावर, सब कुछ हो सकते हैं। ये कहाँ तक है, क्या है, ये तो जो व्यक्ति उनसे जुड़ता है वो अपने अनुभव से ही बता सकता है कि उनके पास क्या है। पर मैं जो एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक विज्ञान है। ये कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन के दम से, कैलकुलेशन के आधार पर लोगों की मदद करता है और वो पूरे लाइफ मदद ले सकते हैं। और उसके बाद कभी वो यह महसूस नहीं करते कि यार वो कैलकुलेशन था, अब क्या कैलकुलेशन है। ऐसा सिस्टमेटिक चीज़ है, सब कुछ अच्छा है। सारी बीमारियों को निकाल के हम बाहर दे देता है एस्ट्रोलॉजी। सारी बीमारियां कैलकुलेट हो जाती हैं। आपका कब समय अच्छा है, कब बुरा है, उस समय में कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, क्या सावधानी बरतना है, फाइनेंशियल अप्स डाउन्स कितने होंगे, किस समय आपको क्या करना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा काम तो आजकल करियर में है। कोई बच्चा क्या फील करता है, उसके ग्रह कौन से करियर में ले जाना चाहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से बेहतर नहीं बता पाता। कई बच्चों को जब मैंने गाइडेंस किया कि आप कोटा न जाएं, आप लॉ करें, तो बच्चे आज खुश हैं। कई बच्चों को मैंने कहा कि बेटा आपका तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन है, आप बीटेक नहीं कर पाएँ। कई लड़कों को बोला कि नहीं आप बीटेक नहीं, आप तो मीडिया लाइन में जाएँ। एक बच्चा मुझे ऐसा मिला जो रो रहा था कि मैं मीडिया जाऊँगा, मीडिया, उनके फादर ने बीटेक दिलवा दिया। जब मैंने उनसे कहा कि मीडिया लाइन का, तब उनको अफसोस हुआ। तो करियर काउंसलिंग में बहुत अच्छा है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा है, मैरिज काउंसलिंग में बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि मैंने एक अपना चैनल पे दिया कि साहब 5 करोड़ की शादी है, नपुंसक दूल्हा। कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजी से आप सर्च ही नहीं करते कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो वो लड़का है क्या। ये तो उसकी कुंडली में शुक्र बहुत खराब है, राहु का इम्पैक्ट है, शनि का इम्पैक्ट है, जबरदस्त शराबी है। कुंडली चिल्ला चिल्ला कह रही कि आपका जो लड़का आप सिलेक्ट कर रहे हो वो शराबी है, अय्यास है, चरित्रहीन है, आप फिर भी शादी कर रहे हो। आप इसलिए कर रहे हो। मैं तो लोगों की कुंडलियाँ बराबर रिजेक्ट करता रहता हूँ, बराबर मना करता रहता हूँ, क्यों, गुण मिलान से काम नहीं चलता। आजकल लोग कुंडलियों में गुण मिलान कर रहे हैं, गुण मिलान से कोई मतलब ही नहीं है। पर्सनैलिटी देखिए ना आप। यदि आपकी कुंडली में 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है और आपने शादी कर ली, व्यक्ति आपसे बहुत कड़े शब्दों में बात करेगा, आपसे कभी ढंग से बात करेगा ही नहीं। वो आपको 7th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और इस पर कोई अच्छी दृष्टि नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन तो जलना ही जलना है। कई सैकड़ों कपल्स आते हैं, उनका मैरिड लाइफ पूरी टूटी हुई है। अब मैरिड लाइफ टूटी हुई है क्यों, क्योंकि वो ग्रह उनके खराब हैं। उन लोगों को काउंसलिंग मिलना चाहिए शादी के पहले कि भैया आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब हैं, आप ऐसा बर्ताव करने वाले हो अपनी पत्नी के साथ, आपके साथ ये कमियां होने वाली हैं। मैं समझता हूँ 40-50% भी उसने ठीक कर लिया तो हिंदुस्तान परिवेश में शादी चल जाएगी। पर होता ये है कि लड़कियों को लगता है अरे बाप रे कितनी खराब लड़की मिल गई, लड़की बोलती है अरे बाप रे कितना खराब लड़का मिल गया, इसकी तो मानसिकता खराब है, इतना थी। पर एक्चुअल ये आपकी डेस्टिनी थी, आपकी मैरिज में पहले ही से लिखा था। जब बच्चा 1 साल का होता है या जन्म लेता है, उसी समय हम लिख सकते हैं कि उसकी पत्नी कैसी मिलेगी, उसकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, इट्स फिक्स। अब उसको सुधार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो रेमेडीज फॉर्म में आना चाहिए, काउंसलिंग फॉर्म में आना चाहिए और कुंडली मिलान के समय होना चाहिए। पर उस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में 2 चीज़ें हैं, एक पूजन साधना जिसको बोलते हैं, या फिर रत्नों का उपयोग। दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, मंत्र है आपकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए और रत्न है आपकी शारीरिक शक्ति के लिए। कई बार लोग कहते हैं, बड़ा हंसी वाली बात है कि साहब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो नीलम पहन लो, पैसा नहीं आ रहा है तो बोले पुखराज पहन लो। रत्नों से आपके भाग्य का, आपके ट्रांसफ़र का कोई लेना देना नहीं। आपकी फिजियोलॉजी से संबंध है, आपकी शारीरिक संरचना से। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु के तत्व कम हैं, आपका भाग्य का स्वामी गुरु है लेकिन वो मृत है, कमज़ोर है, कम डिग्री का है, तो वो पावर ही नहीं दे पा रहा। आपका भाग्य का स्वामी है लेकिन वो पावर तो दे ही नहीं रहा आपको, क्योंकि वो मृत है, उसकी डिग्री कमज़ोर है और बैठा अच्छी जगह। यानी उसको यदि हम सपोर्ट दे देंगे तो वो हमें बहुत पावर दे देगा। हम उस समय पुखराज पहनाते हैं। पुखराज से क्या होगा, ये एक तरह से कलर थेरेपी है। आपकी रेज पुखराज खींचेगा, वो भी पुखराज बहुत अच्छा होना चाहिए। ये 30-40 हज़ार वाले से रेज खींच नहीं पाते, 1-1.5 लाख का पुखराज होगा
वो ऊपर से रेज जो आ रही है सनलाइट वो आपकी रोशनी में लेगा। आपकी फर्स्ट फिंगर जो होती है वो जुपिटर के लिए होती है, वहाँ से वो आपके पूरी बॉडी में वो रेज जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जुपिटर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर आपकी निर्णय क्षमता अच्छी होगी, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप गलत लोगों से बच पाएंगे, क्योंकि अब गुरु के तत्व आपके अंदर पूरे हो गए। बस यही है। इसी तरह से यदि आपके अंदर सन वीक है आपका तो हम आपको माणिक्य पहना देंगे, यदि आपका मार्स कमजोर है तो मूंगा पहना देंगे। तो जो ग्रह कमजोर है और अच्छा है, यदि बुरा है तो नहीं पहनाएंगे। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, कमजोर है, अच्छे स्थान पर बैठा है और उससे हमें अच्छी उम्मीद है तो हम उसका रत्न पहना देते हैं शारीरिक कमजोरी कम करने के लिए, क्योंकि वो कलर थेरेपी है, आपके शरीर को ताकत देता है और आपके अंदर जो कमी रह गई उसको पूरा कर देता है। लेकिन यदि कोई ग्रह भाग्य का है पर वो गलत जगह बैठा है, गलत कार्य कर रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर हम व्रत नहीं पहनाते, फिर हम आपको बीज मंत्र देते हैं। और बीज मंत्र से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने से आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए मैं 80% बीज मंत्र देना प्रेफर करता हूँ। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक रूप से आदमी ताकतवर बने तो वो शारीरिक रूप से भी सबल हो जाता है। लेकिन कहीं ज़रूरत होती है तो रत्न दिया जाता है, पर बीज मंत्र, साधना, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो बहुत सारे विषय हैं, अनंत विषय हैं और उन्हीं विषयों पे आगे भी कभी ऐसी चर्चा करें। आज तो हमने प्राथमिक तौर पे एक महत्वपूर्ण चर्चा करी एस.के. त्रिपाठी जी, संत कुमार त्रिपाठी जी, जो ग्वालियर में, मूल रूप से ग्वालियर में है, भोपाल में भी वे लगातार उपलब्ध रहते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर बनावे के लाने वे लगातार काम कर रहे हैं और पूरी वैज्ञानिक तरीके से वे ज्योतिषीय गणना और कुंडली गणना करते हैं। आज एक बहुत सार्थक चर्चा निश्चित तौर पे आप लोगों को पसंद आए। नमस्कार।